व्हाट इफ आई टेल यू कि एक सीक्रेट फैमिली पूरे यूरोप की मालिक है। एक ऐसी फैमिली जिसके कंट्रोल में यूरोप के सारे बड़े बैंक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, इवन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। 2023 में इस फैमिली की नेटवर्थ थी $700 बिलियन, जो कि एलन मस्क, जॉब बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और इवन गौतम अदानी की कंबाइंड नेटवर्थ से भी कहीं ज्यादा है। व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इवन यूनाइटेड नेशंस तक हर जगह इस फैमिली का इन्फ्लुएंस है। इतना पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस होने के बावजूद आपको शायद इसका नाम भी न पता हो। इवन अगर आप फोर्ब्स की टॉप बिलियनर्स की लिस्ट भी देखें तो उसमें भी इस फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम आपको नजर नहीं आएगा। और उसकी वजह यह है कि ये फैमिली चाहती ही नहीं है कि कोई भी इनके बारे में जाने या समझे, और इसीलिए किसी टीवी, मैगजीन या पब्लिक कॉन्फ्रेंस में आपको ये फैमिली कभी नजर नहीं आएगी। ये है बॉलबर्ग फैमिली, यूरोप की सबसे पॉपुलर और अमीर फैमिली। ये फैमिली इतनी अमीर और पावरफुल कैसे हुई? क्या है इनका सीक्रेट और कौन था इस फैमिली को इतना पावरफुल बनाने वाला? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच तो यह है कि 1837 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसे पैनिक ऑफ 1837 कहा जाता है। ये 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। रियल एस्टेट बबल बस हो गया, कॉटन की प्राइस गिर गई, इन्फ्लेशन आसमान तक पहुंच गई, बैंक्स के पास पैसे खत्म हो गया और बिजनेस फेल होने लगे, जिसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर चली गई। ये सारा क्राइसिस उस वक्त के अमेरिकन बैंकर्स के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, मगर एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर्स के लिए ये सारा क्राइसिस एक बहुत बड़ा लहसुन था। इस नेवी ऑफिसर का नाम था आंद्रे ऑस्कर बॉलबर्ग। जब ये 1837 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आंद्रे उस वक्त अमेरिका में स्वीडिश नेवी में ल्यूटन के तौर पर स्टेशन था। उसने इस सारे क्राइसिस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया। वो ये समझ चुका था कि इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार अमेरिकन बैंकर्स हैं। उनकी इनकॉम्पिटेंट में एंट्री के लिए लहसुन था। वे बैंक्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और ये भी कि उनके अपने कंट्री के बैंक्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। असल में उस टाइम स्वीडिश बैंक्स बड़े ही घिसे पीटे तरीके से चल रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना बहुत मुश्किल था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो थे, और सबसे बड़ा स्वीडिश बैंक किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन नहीं देते थे। मतलब बैंक सिर्फ एक लॉकर या तिजोरी के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब ऐसे टाइम पर जब स्वीडन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रही थी, मल्टीनेशनल्स लॉन्च हो रही थी, स्वीडन की जबरदस्त बूम एक्सपीरियंस कर रही थी, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, स्वीडिश बैंक लोन ना देने की वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे थे। देखिए, बैंक्स बहुत पावरफुल चीज होते हैं, इतने पावरफुल कि आज अमेरिका इन्हीं बैंक्स के थ्रू पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा है। बैंक्स की ये पावर आती है उनके बिजनेस मॉडल से। अब बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, ये बैंक्स कैसे काम करते हैं? बहुत ही सिंपल वे में अगर समझाऊं तो बैंक्स आपके लिए दिए हुए पैसे को आगे किसी और इंसान या कंपनी को आसानी से लोन देते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि उनका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त अली। अब सपोज करें मैंने बैंक में 1000 की सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाए और बैंक उस पर 1000 पर मुझे 5% इंटरेस्ट देता है। लेकिन फिर बैंक वही 1000 रुपए आगे अली को लोन देता है और उसमें 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस तरह बैंक को 5% इंटरेस्ट बचता है और वो उसका प्रॉफिट होता है। ये सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन है बैंक। इसके अलावा बैंक रियल एस्टेट बिजनेस और स्टॉक एक्सचेंज में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, मगर आपको सिर्फ वही 5% मिलता है। खैर, उस वक्त बैंक से लोन देने का काम बहुत लिमिटेड स्केल पर कर रहे थे और लोगों को सिर्फ डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहे थे, और इस तरह आप प्रॉफिट कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे थे। यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो ऑन रियलाइज की और 1856 में स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में अपना बैंक खोला, जिसका नाम था स्टॉकहोम सैंड स्किल्ड बैंक, या शॉर्ट फॉर्म में ACB। आज से 200 साल पहले बैंक ओपन करना इतना मुश्किल नहीं था जितना आज है। आज तो इतनी रेगुलेशंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। 19वीं सदी में बैंक ओपन करना इतना आसान था जितना कोई ज्वेलरी स्टोर खोलना। जी हाँ, जी ने पहली दफा स्वीडन में लोगों को ये ऑप्शन दिया कि वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करें और बदले में उन सेविंग पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। स्वीडन के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी, बिकॉज उनके नजदीक तो बैंक का काम सिर्फ ये था कि वो आपके पैसे को सेव करे जैसे कोई लॉकर या तिजोरी होती हो। पर अब उन्हें अपनी सेविंग पर प्रॉफिट मिल रहा था। ऐसे में लोगों का एक हुजूम लग गया। जिंदगी भर की सेविंग लेकर
एसीबी में डिपॉजिट करवाने लगे। इसी तरह उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था। वो बहुत से बिजनेसमैन एसीबी में आकर लोन लेना शुरू हो गए। वॉलबर्ग एक तरफ से आम लोगों की सेविंग पकड़ रहा था और फिर वही सेविंग आगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देना शुरू कर दिया था। चंद सालों में ही एसीबी पूरे स्वीडन पर छा चुका था। स्वीडन के हर बंदे का पैसा किसी न किसी तरह एसीबी के पास था। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि या तो आपका पैसा एसीबी में डिपॉजिट है, या फिर आपको एसीबी से लोन ऑफर हो रहे थे, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो किसी ने एसीबी लोन लिया हुआ है। पूरी स्वीडन की इकोनॉमी एसीबी के कंट्रोल में थी। मगर वॉलबर्ग फैमिली इधर रुकने वाली नहीं थी। उन्हें और पैसा और पावर चाहिए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतने सारे पैसे से स्वीडन की सारी बड़ी कंपनी खरीद ली जाए। और फिर वॉलबर्ग ने रेलवे से लेकर फैक्ट्री, शॉपिंग, पोर्ट्स, रियल एस्टेट, हर चीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वीडन की शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जिसमें वॉलंटियर्स के स्टैक्स ना हो। स्वीडन की सारी इकोनॉमिक, सारा पैसा, सारे लोग सिर्फ एक फैमिली के कंट्रोल में थे और ये कंट्रोल आप स्वीडन से निकलकर यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। वॉलबर्ग फैमिली के इस बढ़ते हुए कंट्रोल को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1916 में एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था वॉलबर्ग फैमिली के लिए, मगर उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। वॉलबर्ग ने इन्वेस्टर एबी के नाम से एक नई कंपनी बनाई और एसीबी के अंदर जितनी भी कंपनीज थीं, उनकी ओनरशिप रेस्टर बेबी को ट्रांसफर कर दिए। अगले 20 सालों में इन्वेस्टर एबी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि पूरे स्वीडन की 40% वर्कफोर्स इस एक कंपनी के लिए काम कर रही थी। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और यहाँ पर अब वो पॉइंट आने वाला है जो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई इसे बहुत ध्यान से सुने। वर्ल्ड वॉर 2 दो ग्रुप के बीच में लड़ाई थी। एक ग्रुप एलिस कहलाता था और उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे कंट्रीज थे, और दूसरी तरफ एक्सिस ग्रुप था जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। इन दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे को जानी दुश्मन समझते थे। उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि कोई भी ग्रुप दूसरे को कम्प्लीटली तबाह किए बगैर उनसे बात करने को तैयार नहीं था। दोनों तरफ से लाखों लोग मारे जा रहे थे और वहीं वॉलबर्ग फैमिली इस कस में कस थी कि उन्हें इन दोनों ग्रुप में से किसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और फिर उन्होंने वही किया जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने किया। वॉल अनवर फैमिली ने एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को हैवी लोन देना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी की सारी एक से बढ़कर एक हथियार बनाने वाली कंपनी को खरीदना शुरू कर दिया ताकि जर्मनी को वेपन्स की सप्लाई खत्म ना हो। और ये सब वॉलबर्ग किसी चैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इन तीनों कंट्री से सीक्रेट एग्रीमेंट की थी जिसके अकॉर्डिंग वॉर खत्म होने के बाद एक तरफ जर्मनी एसीबी को फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में ब्रांचेस खोलने देगा और सारी पोस्ट फॉर डेवलपमेंट फंड इन गैस के थ्रू ही होगी। और इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में भी एसीबी को स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई। एक चीज हमेशा याद रखें, बिजनेसमैन कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। वो और सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो और एक इंडस्ट्री है और उसको चलाने वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में अमन चैन हो। अमेरिका अफगानिस्तान वॉर में 10 लोग अरबपति बने। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है जिससे पता चलता है कि ये वॉर क्यों लंबी होती जा रही है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में तनाव रिलीजन या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से है, तो बहुत बड़ी भूल है। आपकी डॉलर्स दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं। जिन कंट्रीज या ग्रुप से दोनों कंट्रीज हथियार खरीदते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कभी चाहेंगे कि ये दोनों कंट्रीज में अमन हो? उनके बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार फिर कौन खरीदेगा? दोनों तरफ के आम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। मूवीज, मीडिया और सिलेबस के थ्रू ब्रेन वॉश किया हुआ है ताकि इन सब चक्कर से लोग बाहर निकल ही ना सके। और नतीजा, अमीर पहले से ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब पहले से ज्यादा गरीब होता जा रहा है। यही डबल गेम वर्ल्ड वॉर 2 में की और अभी तक करते आ रहे हैं। 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो जहां सारे यूरोप ने रशिया पर टोटल सैंक्शंस लगा दी, वहीं वॉलबर्ग की 2 कंपनीज एटलस कॉपको और एसकेएफ रशिया को नेचुरल प्रोग्राम्स के जरिए जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करती रही। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 90% केसेस में हमने देखा है कि अमीर फैमिली तीसरी या चौथी जनरेशन में खत्म हो जाती है। फिर वॉलबर्ग इमली इतने लंबे अरसे तक कैसे सरवाइव कर रहे हैं? 100 साल गुजरने के बाद आज भी वो यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली कैसे हैं? वॉलबर्ग फैमिली ने इस 3rd जनरेशन कर्ज से निपटने के लिए ये हल निकाला कि 1 या 2 बेटों को सारा पैसा ट्रांसफर करने के बजाय वॉलबर्ग फैमिली की एक फैमिली फाउंडेशन में जाती है और उस फाउंडेशन में फिर काफी सारे मेंबर्स डिफरेंट कंपनी को हैंडल करते हैं
और इस तरह कोई भी फैमिली मेंबर पूरी अंपायर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक और रूल ये भी है कि जिस फैमिली मेंबर को कोई कंपनी दी जाती है उससे पहले 8 से 10 साल कंपनी के निचले लेवल पर काम करना होता है, ताकि वो कंपनी के सारे प्रोसेस और वर्किंग जान जाए और अपनी वर्थ प्रूव करने के बाद उसे मैनेजमेंट में रोल दिया जाता है। यही वो अप्रोच है जिससे इस फैमिली को आज भी जोड़ कर रखा हुआ है, और यही वो चीज है जो वेंडरबिल्ट फैमिली ने नहीं की थी। वेंडरबिल्ट फैमिली 19वीं सदी में पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, मगर आज आपको उनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। 1973 में जब वेंडरबिल्ट फैमिली का एक रीयूनियन हुआ तो उसमें कोई भी एक फैमिली मेंबर भी मिलेनियर नहीं था। पैसा, अमीरी, पावर, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इस वीडियो में तो सिर्फ कुछ एग्जांपल शेयर की है। हमारे और आपके साथ तारीख गवाह है कि इंसान बहुत ही सेल्फिश साबित हुआ है, इतना सेल्फिश कि दूसरे की लाश पे भी उसे अपना फायदा नजर आए तो वो पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।